गुज़िश्ता रात को नाज़रीन जो झड़पें हुई हैं उनके नतीजे में जंगबंदी और अमन मुआहदे की जो कोशिशें हैं उनको नुकसान पहुंचा है। ऐसा लगता है कि कहीं सारी कोशिशों में पानी ना फिर जाए। कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है। यानी अगर इस तरह के मामला मजीद होते हैं तो फिर आप भूल जाएं कि ये जंगबंदी मुस्तकिल होगी या ईरान और अमेरिका के बीच में कोई मुआहदा हो पाएगा। देखिए, एक तो सुप्रीम लीडर का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को ऐसा थप्पड़ रसीद किया है कि अमेरिका को अब खित्ते में शरारतों और फौजी अड्डों के क्याम के लिए महफूज पनाहगाह हासिल नहीं होगी। हज के मौके पर अपने पैगाम में आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई ने कहा कि अल्लाह अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को कुव्वत और ताकत अता की है। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहजीब का है। तरक्की और खुशहाली के लिए इस्लामी ममालिक दोस्ती और ताउन को बढ़ाएं। फिर ईरान ने एक बड़ी जो अहम शर्त थी इस मुआहदे की, जो आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पे खोल दिया जाएगा पहले की तरह, यह अमेरिका की शर्त है जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि यह मनवा लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के अंदर कहा कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पे खुल जाएगी, लेकिन ईरान ने वादे कर दिया। उनका स्टेटमेंट आ गया ईरान का, और यह दो टोक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ को किसी भी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, जैसे बाजी में जोहरी मामले पर मुज़ाकरात किए गए थे। ईरान ने कहा कि अगर अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो आबना हुर्मुज़ से गुजरने का निजाम ईरान के तय करदा उसूलों के तहत चलाया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने अपने बयान में कहा कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान की खुदमुख्तारी किसी भी मुमकिना अमन मुआहदे के लिए बुनियादी अहमियत रखती है, यानी ये हमारे कंट्रोल में रहेगा, ईरान तो ये कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ था। फिर अमेरिका ने एक काम किया जिससे मामला और कटाई में जाएंगे, यानी अमेरिका ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची को वीज़ा देने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें जाना था सलामती कौंसिल की बहस में। अब अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो उसका दफ्तर अमेरिका में है और तमाम ममालिक को इस बात का हक है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं और जाकर अपनी बात कहें, लेकिन वीज़ा जो है वो अमेरिका से लेना होता है। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अब ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसपे अमेरिका पे तनकीद भी होगी और ये नामुनासिब है। अगर कोई आपका दुश्मन भी है तो अक़वाम मुत्तहिदा में उसका उतना ही हक है जितना आपका हक है। फिर ईरान ने भी आगे से एक धमकी लगाई है और मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान ने कहा कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की नई जारहियत की गई तो इसका सख्त और पहले से ज्यादा शदीद तरीन हम जवाब देंगे। दूसरी जानिब कतर से एक डेवलपमेंट आई नाज़रीन। एक तो कतर में जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर बाकर कालीबाफ ये लोग जो गए थे तो बताया तो ये गया था कि ये उस चक्कर में गए हैं कि जो पैसा वहां पे फ्रीज है ईरान का $12 अरब वो इनको दे दिया जाएगा। लेकिन अब खबर वहां से आ रही है कि वहां पे कुछ मुज़ाकरात हुए जिनकी तफसीलात नहीं बताई गई, क्योंकि कतर में अमेरिकन हर वक्त मौजूद रहते हैं और ये उनके वहां पे बहुत सारे दफातर भी हैं। तालिबान का दफ्तर भी कतर में था और वहां पर ही मुज़ाकरात होते थे। अब जब फाइनलाइज होंगी चीजें तो ये कतर का दफ्तर दोबारा खुल गया, यानी कतर के अंदर फिर से एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो जो पैसों वाला मामला था उस पर भी कतर ने एक बात कर दी और ये एक अहम शर्त बताई जा रही थी पूरी दुनिया के मीडिया में। कतर ने ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे के बदले माली अदायगी से मुताल्लिक खबरों और अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। ईरान को माली अदायगी से मुताल्लिक गर्दिश करने वाली इत्तलात बेबुनियाद हैं। उनका मकसद जारी सफारती मुज़ाकरात को सबोटाज करना है। अब ना कतर का भी मौक़िफ़ आ गया, ईरान का मौक़िफ़ आपके सामने है। अमेरिका वीज़ा नहीं दे रहा, लेकिन इसके बावजूद उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ ना कुछ करके ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और कोई ना कोई अमन मुआहदा हो जाएगा, इस बात की उम्मीद करनी चाहिए। लेकिन अब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक एलामिया जारी कर दिया और उन्होंने कहा जी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुस्लिम ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत के लिए मुतालबे को मुकम्मल तौर पर रद्द और उस पर इंतहाई तशवीश का इजहार करते हैं। इस मौका पर अमन मुआहदा को मशरूत करना इस जंग के पीछे इसराइली एजेंडे का वाज़ेह सबूत है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने मशरूत कर दिया ना जी, ये अमन मुआहदा हो रहा है, हम ये अमन मुआहदा कर लेते हैं, तुम लोग जरा इब्राहिमी मुआहदे के ऊपर या अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर या इसराइल को सादे लफ्जों में तस्लीम कर लो। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आप चेक करें, उनको जो उन्होंने तरीकाकार किया कि हम ईरान के साथ अमन मुआहदा कर लेते हैं, तुम सारे सुकून में आ जाओगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम भी इसराइल को तस्लीम कर दो, जो कई दहाइयों से नहीं किया जा रहा। और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म जारी कर दिया। तो सऊदी अरब ने तो अभी इनकार किया। सऊदी अरब के इनकार से पाकिस्तान जो है वो फिर फंस जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी यकीन दहानियां करवाई हुई हैं। देखिए ना, पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत जो है ये जाकर बैठ जाती है इसराइल के साथ
बोर्ड ऑफ पीस के अंदर। और उस वक्त जो टाउट है उन्होंने बड़े नारे मारे थे, उन्होंने कहा था जनाब अब तो कश्मीर भी आजाद हो जाएगा, अब तो हम इंडिया की ऐसी तैसी कर देंगे, अब तो पाकिस्तान इसका हिस्सा बन गया है। तो मेरा सादा सवाल यह है कि कश्मीर की आजादी के लिए बोर्ड ऑफ पीस में आज तक क्या हुआ? फलस्तीन में रोजाना अभी भी कत्लेआम हो रहा है, आपने उस पर क्या किया? उसके बाद इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया, लबनान पे अटैक कर दिया, हजारों लोग शहीद कर दिए, आपने अब तक क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया, इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उनके मुतालबात बढ़ते चले जा रहे हैं और हुकूमत जो है बिल्कुल चुप करके बैठी हुई है, कोई सवाल जवाब नहीं कर रही, कोई डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, इतना हौसला ही किसी के अंदर नहीं है। मोहम्मद हुसैन नामी एक नौजवान है और उसे गोली मारी गई है रावलपिंडी में, और जीएचक्यू में मुबैना तौर पे ये दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। माल रोड पे ये मौजूद था, इसके पास एक हथियार भी था, एक पिस्टल। और जो पहले पुलिस का स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये एक छोटा मोटा मामला नहीं है, इसको बात को मेरे ख्याल में बहुत फैलाया जाएगा और उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। पुलिस का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मोरखा 11 अगस्त 2026 को दिन के वक्त 11:15 पे यानी 11:15 बजे सुबह माल रोड रावलपिंडी में मोहम्मद हुसैन नामी शख्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। ये रावलपिंडी पुलिस के तर्जुमान का बयान है। फायरिंग के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम का एक अहलकार जख्मी हो गया। अच्छा, ये पेट्रोलिंग टीम है और माल रोड बता रहे हैं। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जीएचक्यू के अंदर दाखिल हो रहा था, वैसे एरिया तो वो एक ही है। तो अब ये एग्जैक्टली किस जगह पे हुआ, इसकी तो सीसीटीवी फुटेज आएगी तो पता चलेगा कि ये वाकया किस तरीके से हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमला आवर मोहम्मद हुसैन को जवाबी फायरिंग करके जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन के कब्जे से बरामद किए गए मोबाइल फोन और दीगर सामान से मजीद शवाहिद सामने आए हैं। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक एक मखसूस सियासी जमात से था, ये जनाब रावलपिंडी पुलिस ने कहा। अच्छा, इसके फौरी बाद होता क्या है कि बड़े पैमाने पे कुछ वीडियो सर्कुलेट करती हैं, कुछ तस्वीर सर्कुलेट करती हैं और उसमें दिखाया जाता है कि जो हमला आवर है इसके पास एक पिस्तौल मिला है और उसके अलावा इसके पास से एक झंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बरामद हुआ है और एक मास्क के अंदर इसकी तस्वीर भी दिखाई गई। यानी इसकी कुछ वीडियोज है, कुछ तस्वीर है, सोशल मीडिया पे आपको पता है आजकल सारे लोग डालते हैं। तो उसमें यह दिखाया जा रहा है कि यह बहुत बड़ा दहशतगर्द है, इसने माजी में गुलेल भी चलाई हुई है। ये गुलेल के साथ जो है वो पत्थर फेंक रहा था माजी में, और चंद ही मिनटों में इसकी सारी वीडियोस पुरानी जो है वो हासिल कर ली गई सोशल मीडिया से और वो चलाई गई। उसमें दिखाया गया कि ये एक जगह पे कहीं गुलेल चला रहा है, एक जगह पे कोई मास्क इसने पहना हुआ है, और जो सियासी जमातों के कारकुन वहां पे कारखानों मार्केट है वहां से ले लेते हैं जाके आंसू गैस से बचने के लिए, और पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी ये होते हैं। तो पुलिस का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि पुलिस ये कह रही है कि इस तरीके से ये वकूआ हुआ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जीएचक्यू के अंदर दाखिल हो रहा था। ये मोहम्मद हुसैन है कौन, इसके बारे में किसी ने अभी तक पता नहीं किया। हमारे कुछ सहाफी दोस्त हैं, उनसे मैंने राब्ता किया और मैंने कहा जी फौरी तौर पे जो इसका बैकग्राउंड है वो चेक करें, इसका घर कहां पे है, ये रहता कहां पे है, क्योंकि इसको जोड़ा गया सुहेल अफरीदी के इलाके से और ये कहा गया कि ये सुहेल अफरीदी का ताल्लुक वाला आदमी है, बल्कि ये भी दावा किया गया कि ये सुहेल अफरीदी के साथ राब्ते में था और ये उन अकाउंटों से ट्वीट्स हुए जो अकाउंट पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर रोजाना की बुनियाद पे ट्वीट करते रहते हैं। अब जब इसके इलाके का हमने पता करवाया तो इसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, खैबर के इलाके से और वजीर आला के इलाके से ही है। मलक दीन खेल एक एरिया है जो ऑपरेशन से मुतासरा इलाकों में से एक है, यानी ये आदमी और इसकी फैमिली जो मिलिट्री ऑपरेशन है उससे मुतासरा लोगों में से एक है। मलक दीन खेल के इलाके में अगर आप जाए ना तो वहां पे आपको हर 10 में से 9 या 10 बंदे आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मिलते हैं। वहां पे आपको 2 ही झंडे नजर आते हैं, एक पाकिस्तान का और एक तहरीक इंसाफ का, और ये वो इलाका है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा दुकान पे बिकता है। नॉर्मली जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने झंडे मुफ्त देती हैं, लेकिन यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जो है वो दुकान पे बिकता है और लोग खरीद के अपने साथ रखते हैं। तो वाबस्तगी ऐसी जबरदस्त है पीटीआई के साथ। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दीवाना था। ये नौजवान बहुत ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करता है, हर तहरीक के अंदर जाता रहा, जैसे बाकी नौजवान अपनी वीडियोस लगाते हैं ये भी अपनी वीडियोस लगाता रहा सोशल मीडिया पे। ये कोई ओहदे शोदे पे नहीं रहा, इसकी उम्र जो इसकी अब, क्योंकि वहां पे जो खैबर राइफल्स के हेड ने राब्ता किया, यानी जब ये बंदा वहां पे मारा गया इस्लामाबाद रावलपिंडी में, तो खैबर राइफल्स का जो हेड है उसने राब्ता किया इसके खानदान से और पूरी कौम के लोग इकट्ठे होकर जाकर उनसे मिले। अब उन्होंने जो मालूमात वो कौम के लोगों ने दी है वहां पे जाके खैबर राइफल के हेड को, या वहां जाके उन्होंने जो बताया और जो इलाके से मालूमात इकट्ठी हुई है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये जो नौजवान है इसका एक भाई सरकारी मुलाजिम भी है,
दो भाई इसके जो है वो बैरून मुल्क भी रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। इसकी जो उम्र है वो गलत बताई गई है, उम्र 18-19 साल तक इसकी उम्र है, इससे बड़ी उम्र इसकी नहीं है, इसकी फैमिली ये बता रही है। कल सुबह 10-11 बजे तक, यानी जब ये इसको कत्ल किया गया इस्लामाबाद में, उससे एक दिन पहले सुबह 10-11 बजे तक ये अपने घर में मौजूद था वहां खैबर में। एक और चीज जो इसके बारे में बताई कि ये ज़हनी तौर पे बीमार था और इन लोगों का एक प्रॉब्लम है कि इनको दौरे पड़ते हैं, यानी इनकी फैमिली के अंदर ये इशू है कि ये स्ट्रेस मैनेज नहीं कर सकते। ये होता है, जो लोग साइकोलॉजी को जानते हैं या जो साइकेट्रिस्ट हैं उनको आइडिया हो गया कि मैं क्या बात कर रहा हूं। इनका स्ट्रेस मैनेजमेंट का इशू होता है, ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी लड़ पड़ते हैं, ये गोली भी चला देते हैं। कुछ अर्सा पहले इसका एक और कजन है, उसने अपने खानदान के अंदर ही गोलियां चला दी थी और ये माजी में भी इसका कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं जी ज़हनी तौर पे ये बहुत कमजोर था और ये ज़हनी तौर पे ठीक बंदा नहीं था। ये उसकी फैमिली ने जाकर वहां पे बताया और पीटीआई का ये दीवाना था। अब ये बंदा रावलपिंडी कैसे पहुंचा, क्योंकि यहां इसके इलाके में पिस्तौल किसी के पास होना कोई अजीब बात नहीं, हर एक के पास ही होता है। ये बाड़ा के करीब रहने वाले हैं तो वहां पे तो सारी दुनिया पिस्तौल लेने जाती है। आप अभी सोशल मीडिया पे लिखें बाड़ा वेपन्स तो आपको मार्केट खुल जाएगी, जो मर्जी उनसे वेपन खरीदता रहे, वहां से निकालना आपका अपना काम है। क्योंकि बाड़ा से जब आप निकलते हैं तो जगह जगह रास्ते में नाके होते हैं और रावलपिंडी तक आप हथियार लेके पहुंच जाए तो ये बड़ी अजीब बात होती है। लेकिन ये नौजवान के पास पिस्तौल कहां से आया इसके बारे में अभी कोई पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वहां पे किसी के पास पिस्तौल होना ये कोई अजीब बात भी नहीं है। वहां बाड़ा में या खैबर में किसी के पास पिस्तौल होना कोई अजीब बात नहीं है। हां, ये पिस्तौल लेकर यहां पे आ जाना ये थोड़ी सी अजीब बात है। तो अब जो कुछ भी हुआ वो सीसीटीवी फुटेज आएगी तो पता चलेगा कि वहां पे हुआ क्या, ये कहां दाखिल होना चाह रहा था, पहले गोली किसने चलाई, वाकया कैसे हुआ, किसी लड़ाई के नतीजे में हुआ या ये प्लान करके गया था और इसने अटैक कर दिया एकदम सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। तो जो असल बात है वो तो बाद में पता चलेगी। अब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर गया, ये भी बात आप ज़हन में रखिएगा। जो अभी तक सोर्सेज ने बताया वो यही बताया कि ये किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गया है, इसके पास अपनी कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं है जिसपे बैठ के ये रावलपिंडी तक जा सके। तो ये है नाज़रीन अब तक जो हमें सूरत-ए-हाल पता चली है इस लड़के के बारे में, मोहम्मद हुसैन के बारे में। पीटीआई का कारकुन है, ज़हनी तौर पे कमजोर है और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के इसके इश्यूज हैं जो माजी में भी रहे और इसके अलावा इसकी अपनी फैमिली के अंदर भी इस किस्म के इश्यूज होते हैं। दो भाई इसके बैरून मुल्क हैं और पूरी कौम ने जाकर बाकायदा सरकार को बताया कि जनाब ये ऐसा नहीं। अब ये कहा गया कि सुहेल आफरीदी से ये राब्ते में था। जब खबर दी गई तो उससे ऐसा तासुर बना कि जैसे जब ये गोली चलाने गया जीएचक्यू के ऊपर हमला हुआ तो उस वक्त सुहेल आफरीदी इसको फोन पे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि जनाब अंदर बढ़ जाओ, जाके मार दो सारों को, ये कर दो वो कर दो। ऐसा नहीं है। जो टाउट्स ने बयानिया बनाया उसको इस तरीके से सनसनीखेज बनाने की कोशिश की गई जैसे 9 मई को सनसनीखेज बनाया गया था और एक पूरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को उठा के एक पॉलिटिकल पार्टी के खाते में डाल दिया था। ये उसी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की गई है। सुहेल आफरीदी से इसका जो एक राब्ता रजिस्टर्ड हुआ वो 2024 की जनवरी में हुआ था। कि जनवरी 2024 में अब तक की इतला के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन बाहर आई, जनवरी 2024 में इसका सुहेल आफरीदी से राब्ता हुआ था इलेक्शन से पहले। और इलेक्शन से पहले तमाम लोगों से ही राब्ते करते रहते हैं, जो मर्जी जिसको मर्जी टेलीफोन कर लेता है। तो ये कोई अजीब या अचंभे की बात नहीं होती, ये होता रहता है। बहरहाल अब ये एक इंसिडेंट हुआ है लेकिन इसको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे एक दहशतगर्द जमात है, उन्होंने दहशतगर्द भिजवा दिए और उन्होंने कातलाना और खुदकुश हमला करवा दिया। ऐसा नहीं है। पीटीआई एक पुरअमन पॉलिटिकल जमात है, जिस तरह बाकी जमातें पॉलिटिकल जमातें हैं और वो पुरअमन एहतजाज पे बिलीव करती हैं, ऐसे ही पीटीआई भी करती है। पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की बातचीत है, पूरे पाकिस्तान में ये एक मकबूल तरीन सियासी जमात है और इमरान खान साहब ने हमेशा कहा कि हम एक गमला भी नहीं तोड़ना चाहते, हम कोई छोटा सा नुकसान भी नहीं करना चाहते, ये सारी अमलाक हमारी अपनी है। ये इंसिडेंट कैसे हुआ, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो पुलिस के बयान से भी ज्यादा जरूरी यह है कि सीसीटीवी फुटेज को मंजरे आम पे लाया जाए, क्योंकि हर फॉल्स फ्लैग की सीसीटीवी फुटेज नहीं आती। तो यहां पे सीसीटीवी आएगी, क्लियर हो जाएगा इसने खुद ही हमला किया हो पुलिस पे तो वो भी नजर आ जाएगा, किसी वजह से हमला किया हो, कोई झगड़ा हो गया या कोई और चीज हुई वो भी नजर आ, जो भी हुआ ना वो सीसीटीवी फुटेज आएगी तो पता चलेगा कि एक्चुअली ये हुआ कैसे। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी ने अभी तक लगभग उनके स्टेटमेंट को कुछ 36-38 घंटे गुजर गए हैं। उन्होंने अभी तक ना तो सेक्टर कमांडर का नाम लिया कि वो कौन सा सेक्टर कमांडर था जिसने उन्हें धमकी लगाई, उसकी जरूरत कैसे हुई कि एक मुंतखब वजीर आला को एक सरकारी मुलाजिम जो है, जो तनख्वाहदार मुलाजिम है, वो धमकी लगा रहा है कि तुमने अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो हम तुम्हें नाअहल कर देंगे। उस सेक्टर कमांडर का नाम लेने की जरूरत अभी तक सुहेल आफरीदी साहब ने नहीं की, उनको लेना चाहिए।